नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं जो आपके टेस्ट पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे सोल्व करना है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है किसको? पृथ्वी को। तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि आपको पता है पृथ्वी के ऊपर पानी भी है। आपको पता है 3/4 से ज़्यादा पृथ्वी पर पानी पाया जाता है। तो आपको पढ़ते हुए आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा प्रकीर्णन, कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, महासागरों का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आप कहते हो स्कैटरिंग या प्रकीर्णन के कारण। तो हम लोग पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध के बारे में आप जानते हैं कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। तो बुध तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह भी है। शुक्र की बात करें तो सेकंड नंबर पर पास में। तो सूर्य के सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रह पास में? सबसे पहले तो कौन है? ये सूर्य है, ये सन है। सन के सबसे पहले कौन है? बुध है, और उसके बाद कौन है? शुक्र है। तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह भी है, सबसे छोटा ग्रह भी है। शुक्र सेकंड नंबर पे सूर्य के पास में है। क्लियर? शुक्र दिखने में पृथ्वी के जैसा दिखता है, तो इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, की बहन, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि द्रव्यमान आकार में लगभग किसके जैसा दिखता है? ये पृथ्वी के जैसा दिखता है। तो इसको पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को आप जानते ही हैं लाल ग्रह कहते हैं। तो नीले ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? पृथ्वी को जाना जाता है। तो आपका आंसर यहां पे जाएगा पृथ्वी, अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? सत्य कथन कौन सा है? तो शुक्र पृथ्वी का सबसे पास वाला ग्रह है, ये तो गलत है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि पृथ्वी का सबसे पास वाला ग्रह जो शुक्र है वो नहीं है। क्लियर? पृथ्वी के पास में तो कौन सा है? मंगल है। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो ये सबसे पास वाला, शुक्र पृथ्वी का सबसे पास वाला उपग्रह है। पहली बात तो शुक्र उपग्रह है ही नहीं। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी बात, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे विशाल उपग्रह है, ये स्टेटमेंट सही है। आप बृहस्पति का उपग्रह पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा उपग्रह है ये, तो ये सबसे बड़ा उपग्रह भी, विशाल उपग्रह भी कहलाता है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर केवल 2 सही जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह पानी की सतह पर तैरता है? अब ऑब्वियसली बात है, तैरता है इसकी जगह आप यूं कह सकते हो तैर सकता है, क्योंकि तैरता तो नहीं है, तैर सकता है, ये ज्यादा सही क्वेश्चन है। तो कौन तैर सकता है? तो पानी की सतह पर तैर वही सकता है जो पानी से हल्का हो, जिसकी डेंसिटी या घनत्व किससे? पानी से कम हो। तो जो ये शनि होता है, शनि किससे बना हुआ है? गैसों से बना हुआ है। शनि गैसों से बना है, और ऑब्वियसली बात है गैसों से बना है तो ऑब्वियसली बात है ये हल्का होगा अपेक्षाकृत, तो हल्का भी है, और यह इसका घनत्व पानी से क्या है? कम है, लेस डेंस है। तो पानी से इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। तो ऑब्वियसली बात है पानी से हल्का होगा, और पानी से हल्का होगा तो पानी पर तैर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या जाएगा? शनि जाएगा। क्लियर है? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो रसोई के बर्तन के जो हैंडल होते हैं हम लोग ऐसे पदार्थ का बनाएंगे जो आसानी से हीट को ग्रहण करके पिघले नहीं, जो हीट से रजिस्ट रहे, ठीक है। तो वो पदार्थ होता है कौन सा? बेकेलाइट। बेकेलाइट जो हम लोग कहते हैं किससे बनता है? फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का क्या है? बहुलक है। तो ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है। तो इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? प्रेशर कुकर का हैंडल बनाने में। जहां भी आपको ज़्यादा हीट लगती है बर्तन को, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेकेलाइट का यूज़ करते हैं, ताकि वो आसानी से पिघले नहीं और हमको भी उसको पकड़ते समय हाथ पे ज़्यादा चोट ना लगे। तो बेकेलाइट हम लोग बनाते हैं फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से। तो इसी का उपयोग करते हैं हम प्रेशर कुकर के हैंडल बनाने में, बर्तनों के हैंडल बनाने में। पॉलीथीन आपको पता है एथीन का बहुलक है। एथीन के पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण से बनता है। नायलॉन, नायलॉन जो 6,6 होता है वो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी अम्ल के बहुलक से के संघनन से बनता है। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड के बहुलक से बनता है। वाइनिल क्लोराइड, इन दोनों के मिलने से जो बहुलक बनता है वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। तो फिलहाल अभी हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रसोई घर के बर्तनों के जो हैंडल है वो बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बेकेलाइट का यूज़ करते हैं, जो फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड दोनों के मिलने से बनता है। अगला देखते हैं आर्लोन। आर्लोन का ही एक नाम और होता है PAN, और PAN का फुल फॉर्म होता है पोली एक्राइलो नाइट्राइल। क्लियर? अब ये क्या है? आर्लोन या PAN एक बहुलक है, और बहुलक बहुत सारे एकलक इकाइयों से मिलकर बनते हैं। बहुत सारी के लिए साइंस में यूज करते हैं पोली। पोली का मीनिंग होता है मेनी, कि बहुत सारी इकाइयां मिलकर के एक बहुलक बना रही है। तो बहुत सारी किसकी इकाई? तो बहुत सारी किसकी? एक्राइलोनाइट्राइल की इकाइयां मिलकर के जो बहुलक बनाएगी उसको पोली एक्राइलोनाइट्राइल कहा जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्लोन भी कहते हैं। तो एक्राइलोनाइट्राइल होता क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये एक्राइलोनाइट्राइल है। इसको विनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं हम लोग। इसको एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं और विनाइल साइनाइड भी कहते हैं। इसको विनाइल साइनाइड ये भी कहा जाता है। तो इसके N एकलक मिलकर के क्या बनाते हैं? PAN, पोली एक्राइलोनाइट्राइल बनाते हैं। ठीक है, तो पोली हटा देंगे तो आपको एक्राइलोनाइट्राइल मिलेगा जो इसका एकलक है। तो एसिटोनाइट्राइल नहीं, इसकी जगह क्या बोलो? एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल के बार बार मिलने से जो बहुलक बनेगा वो कहलाएगा पोली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसी को क्या कहते हैं? आर्लोन। तो इसका आंसर जाएगा क्या? A। एक्राइलोनाइट्राइल के मिलने से या इसके बार बार पुनरावृत्ति करने से आपको क्या मिलेगा? पोली एक्राइलोनाइट्राइल मिलता है। पोली एक्राइलोनाइट्राइल को ही कहा जाता है आर्लोन, और पोली एक्राइलोनाइट्राइल जो है इसकी एकलक इकाई होती है विनाइल साइनाइड, या इसी को बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल को बार बार मिलाने पर पोली एक्राइलोनाइट्राइल या आर्लोन बनता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे देश में सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई? याद करने का क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। कहाँ पे? मुंबई में। तो मुंबई में सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? यह भी एक आपको याद करने का क्वेश्चन है। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बाइडू सर्च इंजन है, वोल्फ्रेम LPH ये एक सर्च इंजन नहीं है। अगेन आपको याद करने का क्वेश्चन है जो याद होना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है, याद होने चाहिए आपको ये।
ये भी एक रटने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट कि एक्स किरणों की खोज किसने की? तो डब्ल्यू रोंजन नामक साइंटिस्ट ने एक्स किरणों की खोज की थी। क्लियर? थियोडोर मेमन ने तो क्या खोजा था? इन्होंने तो लेजर की खोज की थी। किसकी खोज की है? लेजर, LASER, लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर की खोज थियोडोर मेमन ने की थी, जबकि रोंजन ने एक्सरे की खोज की है। आई थिंक यहां तक आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे। आइंस्टीन आपको पता ही है, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध दिया था। ठीक है। सीमेंट में जमते समय दरारें क्यों पड़ जाती है? अगेन याद करने का क्वेश्चन है, क्यों पड़ जाती है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट के मिश्रण के अंदर चूना मिलाते हैं, लाइम, CaO, ये चूना मिलाते हैं। तो चूने की अगर अधिक मात्रा हो जाए तो उसमें क्या पड़ जाती है? दरारें। चूना कम अमाउंट में ही होना चाहिए, चूने की अधिक मात्रा मिल जाने पर उसमें क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। क्लियर? ये याद करने का है, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो अगर आपने पढ़ा हो, मैंने जब पढ़ाया था एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए थे आपको, तो पढ़ाया था आपको कि दो टाइप के आप लोग प्लास्टिक पढ़ते हो। एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा पढ़ते हो थर्मोसेटिंग। तो प्लास्टिक आप दो प्रकार के पढ़ते हो, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, जिसको आप कहते हो ताप सुनम्य, इसको आप कहते हो ताप दृढ़। अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको मिलेगा ये कि प्लास्टिक दो प्रकार के पढ़े हमने, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। हिंदी में और आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ताप सुनम्य, सुनम्य मतलब नर्म, कि जिनको एक बार गर्म करके इच्छित आकृति में आपने डाल दिया और अगर आप चाहते हैं कि इनको वापस आकृति को चेंज करें तो हमें बार बार गर्म कर, इन्हें बार बार गर्म कर इच्छित आकृति में डाल सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं इसको बार बार शेप चेंज करना, तो गर्म करके इनको हम इच्छानुसार शेप में डाल सकते हैं, क्योंकि नर्म है। जिसका आंसर होता है PVC, पॉलीथीन, PVC को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, टेफ्लॉन आदि, इनको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, अच्छी आकृति में डाल सकते हैं गर्म करके। जबकि ताप दृढ़, ये दृढ़ हैं, कठोर हैं, इनको बार बार इच्छित आकृति में डाला नहीं जा सकता। जिसके उदाहरण हो गए बेकेलाइट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बेकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है? तो आप बोलेंगे थर्मोसेटिंग या ताप दृढ़ बहुलक है। बेकेलाइट हो गया, मेलामीन हो गया, ग्लिप्टल हो गया, ये सब इसी प्रकार के बहुलक हैं। तो यही पूछ रहा है अभी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा नहीं है। तो थर्मोसेटिंग कौन सा नहीं है? तो बेकेलाइट, मेलामीन और ग्लिप्टल, बेकेलाइट, मेलामीन, ग्लिप्टल, ये तो थर्मोसेटिंग हैं, ताप दृढ़ हैं। तो कौन सा नहीं हुआ? तो ऑब्वियसली बात है टेफ्लॉन नहीं हुआ, क्योंकि टेफ्लॉन तो कैसा है? थर्मोप्लास्टिक है, ताप सुनम्य है। इसको हम लोग बार बार गर्म करके इच्छित आकृति में डाल सकते हैं, जबकि इनको बार बार गर्म कर इच्छित आकृति में नहीं डाल सकते। एक बार जिस शेप में डाल दिया उसी शेप में वो रहेगा। क्लियर? आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब ये बात किसकी कर रहा है? अपवर्तन की कर रहा है, रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो जब रिफ्रैक्शन या अपवर्तन की बात करते हैं तो आपको पता है माध्यम चेंज होता है, माध्यम में क्या आता है? परिवर्तन।
क्योंकि अगर माध्यम चेंज होता है तो इसी घटना को तो हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन, और माध्यम नहीं बदलता है, सेम रहता है, तो वो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है। तो अपवर्तन में माध्यम बदलता है भाई, बिल्कुल बदलता है। माध्यम बदलता है तो प्रकाश का वेग भी बदलता है, प्रकाश का वेग बदलता है, तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा भी बदलता है। ये सब चीजें बदलती है, ये सब चीजें बदलती है, परंतु क्या नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, आवृत्ति माध्यम पर डिपेंड नहीं करती। तो चाहे अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो क्या अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बाकी हर चीज बदलेगी, कौन, अपवर्तन घटना में। क्लियर है? तो रिफ्रैक्शन में ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि अवतल दर्पण में एक वस्तु फोकस F पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। मैंने आपको पढ़ाया लेक्चर के अंदर कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु अगर फोकस पे रखी होती है, अवतल दर्पण में वस्तु अगर फोकस पे रखती है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां बनता है, अनंत पे बनता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे, और वस्तु अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। डिटेल मैंने आपको पूरी जब चैप्टर पढ़ाया था तब समझा रखा है कि कैसे बनता है, रे डायग्राम क्या होगा, बाकी कंडीशंस क्या है, तो सारी मैंने आपको वहां बातें समझा रखी है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, अनंत पे। एक इसकी कंडीशन अपन तब भी पढ़ी थी कि अगर वस्तु C यानी वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान बनता है, बराबर बनता है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ बनेगा ये, अनंत पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर, और दे रखा है आपको उत्तल लेंस। तो आपको मैंने पढ़ाया था उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव में आती है, आपको पढ़ाया था मैंने। तो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की बात कर रहा है कि वास्तविक है और प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी हम लोग किससे लिखते थे, V से, कितनी दूरी पे, 60 सेंटीमीटर दूरी पर। अब ये जो 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, या मतलब 60 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बना है, प्रतिबिंब बन रहा है इसका। तो इसका जो प्रतिबिंब है 60 सेंटीमीटर बन रहा है, तो साइन क्या आएगा, +60, क्योंकि इस साइड बनता है जो लेंस है, इसके इधर की दूरी आप नेगेटिव लेते हो, इधर की दूरियां पॉजिटिव लेते हो, तो प्रतिबिंब यहां इस साइड बनेगा, तो obvious सी बात है +60 सेंटीमीटर होगा। तो बिंब की लेंस से दूरी मतलब आपको क्या फाइंड करना है, U। क्लियर? हालांकि आपको एक बात बता दूं मैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था, आपने अगर क्लास देखी हो तो आपको पता हो कि वस्तु की दर्पण से या लेंस से दूरी हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप दो ऑप्शन तो वैसे ही काट देंगे कि सर आपको U निकालना है बिंब के लेंस से दूरी, तो वो तो पॉजिटिव में कभी आ ही नहीं सकती। वस्तु की दूरी तो हमेशा दर्पण हो चाहे लेंस हो, नेगेटिव ही आएगी। मुद्दा बस आपका ये है कि अब दो वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है, तो इनमें से कौन सी होगी। तो लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र से, क्योंकि आपको हाइट की अभी फिलहाल जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास लेंस फॉर्मूला है, लेंस सूत्र पता है आपको क्या होता है। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही अगर मिरर फॉर्मूला, मिरर यानी दर्पण सूत्र यूज करते तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या आता, प्लस। तो v की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 60 दे दी, माइनस
u की वैल्यू आपको निकालनी है और f की वैल्यू कितनी है 20। u को उधर ले जाएं, 1/60 माइनस 1/20 इज इक्वल टू u। क्लियर? एलसीएम कितना आएगा 60, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू u। तो ये कितना बना -2/60 इज इक्वल टू u। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -30 सेंटीमीटर। तो अभी आपको फिलहाल हाइट की तो जरूरत की डाटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको u, v और f से ही आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तो आंसर क्या जाएगा इसका -30 सेंटीमीटर। तो ये आप ट्रिक याद रखना किसी भी हाल में कि सर वस्तु की दर्पण से या लेंस से दूरी हमेशा क्या आएगी, आपके नेगेटिव ही आएगी। क्लियर है? तो आई थिंक इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे कान तक ध्वनि कम से कम कितने समय बाद पहुंचनी चाहिए? तो वो होती है 1/10 सेकंड। 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं 0.1 सेकंड। अगेन याद करने का क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए 0.1 सेकंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कंपन करती एक वस्तु का आवर्तकाल 0.04 सेकंड है, आपको आवर्ती निकालनी है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आवर्तकाल t की वैल्यू दे दी उसने 0.04 सेकंड। फ्रीक्वेंसी पूछी है f। अगर आपको फॉर्मूला याद है, डेफिनेशन याद है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या या प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या। f इज इक्वल टू होता है 1/t। t की वैल्यू दे दी आपको 1/0.04। पॉइंट उठाया ऊपर कितना आ गया 100/4 25। तो आपका आंसर जाएगा 25 हर्ट्ज या 25 सेकंड इनवर्स। 25 सेकंड इनवर्स को ही 25 हर्ट्ज कह सकते हैं हम लोग। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला क्वेश्चन था कि फॉर्मूला बेस्ड है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग में माध्यम के कणों का कंपन होता है। तो सबसे पहली बात आपको पढ़ाया था मैंने, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग होती अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। और अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब होता है कि अगर तरंग इस दिशा में चल रही है तो इसके कणों के कंपनों की दिशा भी इसी डायरेक्शन में होगी। यानी अगर तरंग ऐसे चल रही है तो कणों के कंपनों की दिशा भी तरंग के संचरण की दिशा में ही होगी। तो कणों के कंपनों की दिशा तरंग के संचरण की दिशा में या इसी के अनुदिश होती है। तो ऐसी तरंगी तो क्या कहलाती है? अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। प्रकाश के बारे में पढ़ाया था, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव, यानी प्रकाश अगर इधर चलेगा तो कणों के कंपनों की दिशा उसके क्या होगी? लंबवत होगी। तो अगर लंबवत होती है दिशा, कणों के कंपनों की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो वो अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है, जिसका उदाहरण है प्रकाश। और अगर कणों के कंपनों की दिशा तरंग के संचरण की दिशा में ही होती है तो वो होती है अनुदैर्घ्य तरंग, जिसका उदाहरण है ध्वनि। क्लियर? पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? सिंपल सी बात है, पानी जनरली बॉईल होता है कितनी डिग्री पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री पे पानी उबलने लग जाता है। लेकिन होता क्या कॉन्सेप्ट, जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पर जाने पर आपको पता है दाब में क्या आती है? कमी। और आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्वथनांक जो होता है वो दाब के सीधे समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे अगर दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होता है? घटता है। दाब अगर बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तो दाब में क्या आने लगती है? कमी। और दाब में कमी आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या आएगी? कमी। और बॉइलिंग पॉइंट में कमी आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट में कमी आएगी तो पानी जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही क्या हो जाएगा? बॉइल हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ही पानी क्या हो जाता है? उबलने लग जाता है। क्लियर है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना कि क्वथनांक हमेशा
दाब के सीधे समानुपाती होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसलिए तो ऊंचाई पर हम लोग खाना पकाते हैं या खाना जल्दी पकाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं, ताकि प्रेशर बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना आसानी से पक जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तापमान को कितना कम कर दिया जाए कि सभी गैसें शून्य आयतन घेरे? तो याद रखना पड़ेगा आपको -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना हो जाए तापमान तो गैसें क्या करती है? बिल्कुल शून्य आयतन घेरेगी। याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखने का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे? यह भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। -40 वो टेम्परेचर होता है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है। हालांकि आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। रिलेशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में, ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच का संबंध है, जिसको आप आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करने में काम में लेते हैं। तो आपको पता नहीं है अभी, उसने बोला है कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक ही, समान होनी चाहिए। मतलब कंडीशन दे दी डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू किसके समान? फ़ारेनहाइट के समान। तो या तो सी की जगह आप यहाँ एफ रख दो या एफ की जगह क्या रख दो? सी। ये गिवन है आपको कंडीशन, तो इस सी की जगह मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? एफ। तो एफ अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एफ -32 अपॉन 180। इससे ये घट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसको, 18f और ये कितना हो गया? 10f -320। ये इधर आ जाएगा तो कितना बच गया? 8f -320। तो obvious सी बात है f इज इक्वल्स टू कितना आ गया? -40। तो -40 वो टेम्परेचर होता है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या रहती है? समान रहती है। क्लियर आई थिंक आपको? ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं -40 वो ताप है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान रहता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन होता ही है, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं आपको? इनवर्स, व्युत्क्रमानुपाती दिख रहे हैं। मतलब जब डेंसिटी बढ़ती है तो वॉल्यूम घटता है, और जब डेंसिटी घटती है तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो आपको पता है जब 0 डिग्री से गर्म करते हैं तो 4 डिग्री पर आने पर जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। और फिर 4 डिग्री के आगे डेंसिटी वापस क्या होने लगती है? कम। तो देखो घनत्व पहले क्या हो रहा है? बढ़ता है। घनत्व क्या है? पहले बढ़ता है। कहाँ तक? 4 डिग्री तक जाने पर वाटर की जो डेंसिटी होती है बढ़ती है, और उसके बाद में क्या होती है? घटती है। तो ये तो किसका ऑर्डर है? लेकिन ये है डेंसिटी का। तो आपको पता है डेंसिटी का उल्टा होगा वॉल्यूम। तो डेंसिटी पहले बढ़ती है तो वॉल्यूम पहले घटता है, पहले घटेगा। डेंसिटी बाद में घटती है तो वॉल्यूम बाद में बढ़ता है, तो ये फिर बढ़ता है। आंसर जाएगा 4th। तो आप कैसे भी ध्यान रखें, या तो डेंसिटी से ध्यान रखें या वॉल्यूम से ध्यान रखें। ज़्यादा बेटर है अपन डेंसिटी याद करते हैं, क्योंकि आपको पता है जल का असामान्य व्यवहार है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। आप जानते हैं वाटर की ओपन केज स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन बंद होते हैं उसके अंदर। तो हम लोग एक क्वेश्चन याद रखते हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है। क्वेश्चन याद रखते हैं, जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे और जल का न्यूनतम आयतन भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तब वॉल्यूम अपने आप मिनिमम होगा। तो डेंसिटी पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो वॉल्यूम उल्टा होगा, वॉल्यूम पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। आंसर जाएगा 4th। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप साथ साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर्स उनको देखते रहिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।